Jai Mata ki everyone, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 7, 10th standard CBSE. The chapter is from Geography. Name of the chapter is Lifelines of Indian Economy. This would be the second part of this chapter. I am going to start from page number 82. Maintenance of roads in the bordering areas of the country. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रोड्स की कि बॉर्डर रोड्स अपार्ट फ्रॉम इनके अलावा एक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का जो कि कंस्ट्रक्ट करता है, मेंटेन करता है जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, सीमांत जो सड़कें हैं उनका मेंटेनेंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। और किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नर्दन, जो हमारे देश के नर्दन और नर्दन ईस्टर्न बॉर्डर रोड्स हैं उन एरियाज़ में जो रोड का मेंटेनेंस है और उनका एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके तहत किया गया। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन द एरियाज़। इन रोड्स के कारण ही जो हमारे ऐसे डिफ़िकल्ट अनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, ऐसे डिफ़िकल्ट टराइन है, ऊबड़ खाबड़ एरियाज़, पहाड़ी एरियाज़, वहाँ तक पहुँचने के लिए इन रोड्स को बनाया जाता है और उनकी दूसरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी होती है। और देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उन हिस्सों की वो इन रोड्स के ऊपर ही निर्भर करती है। रोड्स जो है उनको क्लासीफाई भी किया, दूसरे बेसिस पर भी क्लासीफाई किया जा सकता है कि किस तरीके का मटेरियल रोड बनाने में हुआ है इस्तेमाल। जैसे कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मेटल है, अनमेटल्ड रोड्स है। मेटल रोड्स जो है मे बी उसमें सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है और बिटुमिनस कोयला उसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए जो रोड है ये ऑल वेदर रोड है। अनमेटल्ड रोड जो रोड हैं वो रेनी सीजन में ख़राब हो जाते हैं। फिर है रेलवेज़। रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रीट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। रेलवे जो है वो भारत में चीज़ों को ले जाने के लिए और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। रेल परिवहन जो है वो बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता है। व्यापार करना है, भ्रमण करना है, घूमना है, साइट सीइंग या फिर तीर्थ यात्राएं, पिलग्रिमेज है, लंबी दूरी का सामान ले जाना इत्यादि। ये एक मुख्य इसके प्रमुख परिवहन साधन के अलावा पिछले 150 सालों से भी अधिक समय से जो भारतीय रेलवे है वो एक महत्वपूर्ण संवयक के रूप में भी जानी जाती है। मेंस ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का साधन जो है, ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स, देश को आपस में जोड़ने वाली जो एक फोर्स है उसके लिए भी जानी जाती है। रेलवे इन इंडिया बाइंड, ये इकोनॉमिक लाइफ को बांधती है और उसके साथ साथ हमारी जो देश की इंडस्ट्री की और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट है उसको एक्सिलरेट करती है, उसको बढ़ाती है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क ऑफ द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द, ये जो रेल का देश में रेल परिवहन का जो वितरण है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे ऐसे कारण हैं, कारक हैं, जैसे कि किसी भी एरिया की फिजियोग्राफिक, उसकी भूआकृतिक, वहाँ की इकोनॉमिक, आर्थिक और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। किन एरियाज़ में कितना लंबे एरिया में ये फैली हुई हैं वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं। नर्दर्न प्लेन जो है वो बहुत ही समतल एरिया है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कृषि बहुत अच्छी होती है। इन सारी चीज़ों के कारण वहाँ पर जो रेल परिवहन है वो विकास और वहाँ की जो डेवलपमेंट है उसमें हमेशा से सहायक रहा है। हालांकि वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, उनका जो विस्तृत जल है, जल मार्ग वहाँ पर बनाया है, पुल का निर्माण किया गया है, इसमें काफ़ी सारी बाधाएं आई हैं। उसके साथ साथ पेनिसुलर रीजन में रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, जो हमारा पेनिसुलर इंडिया है वहाँ पर रेल मार्ग जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी एरिया है, छोटी पहाड़ियाँ, सुरंग इत्यादि से होकर गुजरते हैं। फिर हिमालय जो है वहाँ पर भी बहुत ही माउंटेनियस रीजन जो है वो भी अनफेवरेबल हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, रेलवे की कंस्ट्रक्शन के लिए। हाई रिलीफ है, पहाड़ी एरियाज़ हैं, असमतल एरिया है और पॉपुलेशन स्पार्स पॉपुलेशन भी कम है, लैक ऑफ इकोनॉमिक, और वहाँ पर इन एरियाज़ में, पहाड़ी एरियाज़ में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। वैसे ही इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइन इन द सैंडी प्लेन, वेस्टर्न राजस्थान जहाँ पर रेतीली भूमि है वहाँ पर भी इसको बनाना, रेलवे लाइन बिछाना बहुत मुश्किल है। गुजरात की जो एमपी एरियाज़ हैं, दलदल वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है। फिर उसके साथ साथ जो एमपी के जो फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत गहरे जंगल हैं, वहाँ पर भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ऐसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा वन है वहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है। द कंटिजियस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली बाय द गैप्स ऑफ पासेज इन रिसेंट टाइम्स। द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कोस्ट, उसके साथ साथ जो सह्याद्री और बहुत सनिग्ध क्षेत्र जो घाट या ऐसी लगातार जो पहाड़ियाँ हैं, सह्याद्री हिल्स,
वहाँ पर उनको क्रॉस करने के लिए सिर्फ कुछ घाट या दर्रों के द्वारा ही उसको पार करना संभव है। पहले कुछ सालों में भारत के जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक क्षेत्र रहे हैं, जो पश्चिमी तट है, उसके साथ साथ कोंकण रेलवे का जो विकास है उसमें पैसेंजर्स और जो चीज़ें हैं उनको उनका आना ले जाना उसको सुविधाजनक बनाया है रेलवे ने। हालांकि यहाँ पर असंख्य बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड हो जाती है, किसी किसी भाग में जो रेलवे ट्रैक है वो धंस जाता है। ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसके लिए वहाँ पर आती हैं। टुडे रेलवे हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर नेशनल, आज जो है रेलवे हमारी नेशनल इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। हालांकि रेल परिवहन में बहुत सारी समस्याएं हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? बहुत सारे यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं। फिर इसकी रेल संपत्ति जो रेल की जो संपत्ति है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाई जाती है। चोरी जैसी समस्याएँ ये कभी ख़त्म नहीं होती। कोई यात्री चेन खींच देते हैं और बिना कोई कारण के जो रेलगाड़ी है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ज़रा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को अगर सही समय से अगर हम किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प अवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम, हम किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं ताकि हमारी जो रेल लाइन है वो सही तरीके सही टाइम से चल पाएँ। फिर है पाइपलाइंस। इंडिया में पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। ये जो है पाइपलाइन, ये भारत के परिवहन का एक नया साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों में और जो इंडस्ट्री है उसमें पानी को पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन आज इसका प्रयोग जो है वो कच्चा तेल, पेट्रोल और तेल से जो दूसरी चीज़ें गैस वगैरह प्राप्त होती हैं, जैसे कि गैस क्षेत्र से मिलने वाली जो गैस रिफाइनरीज़ हैं या फिर जो फर्टिलाइजर्स के कारखाने हैं, थर्मल प्लांट्स हैं, वहाँ उन तक पहुँचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठोस पदार्थ या फिर तरल अवस्था, उसको स्लरी बोलते हैं, जिसमें मतलब जो सॉलिड जो चीज़ें पानी में जो लिक्विड में जो मिक्स कर दी जाती हैं उसको स्लरी बोलते हैं। सॉलिड को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइपलाइन से व्हेन इट कन्वर्टेड इनटू स्लरी, जब इसको सॉलिड को जो पानी में मिक्स करके या किसी भी तरल में लिक्विड में मिक्स करके उसका घोल बना दिया जाए उसको स्लरी बोलते हैं। द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरूनी, भारत में जो बहुत दूर दराज इलाकों में जो रिफाइनरीज हैं जहाँ पर तेल को शुद्ध किया जाता है, बरूनी है, मथुरा है, पानीपत है। एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर, और बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर प्लांट जो गैस से चलते हैं, उनका सोचा जाना तभी पॉसिबल हो पाया है जब हमारे पास पाइपलाइन थी। इनिशियल कॉस्ट, इसको शुरुआत में इसको बनाने का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार जब ये पाइपलाइन बना दी जाती हैं बाद में इसको चलाने का खर्चा बहुत ही कम होता है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉस और डिले, और इसमें बाद में जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसके साथ साथ इसमें चीज़ों को देरी से पहुंचाना ऐसी, और या फिर कोई भी सामान का जो लॉस होना है, डिले होना है, वो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे देश में पाइपलाइन के 3 प्रमुख वो हैं नेटवर्क हैं। पहला है ऊपरी फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक। इसकी एक शाखा जो है वो बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक जाती है, दूसरी राजबंद से मोरीग्राम और गुवाहाटी सिलीगुड़ी तक जाती है। दूसरा है गुजरात में सलाया से विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत के रास्ते पंजाब और जालंधर तक। इसकी दूसरी शाखा जो है वो बड़ोदरा के निकट कोयली और चक्षु और दूसरे स्थानों से को जोड़ती है। गैस पाइपलाइन जो है गुजरात में हजीरा को यूपी में जगदीशपुर से मिलाती है, और ये एमपी के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी दूसरी जो ब्रांचेस हैं वो राजस्थान में कोटा, यूपी के शाहजहाँपुर और बबराला और दूसरे स्थानों पर जाती है। फिर है वाटरवेज। Since the ancient period, India was one of the seafaring countries, और भारत जो है वो अनंत काल से भारत के जो लोग हैं वो बहुत पुराने समय से समुद्री यात्रा करते आ रहे हैं। इसके जो नाविक हैं वो दूर और पास के क्षेत्रों से भारतीय संस्कृति और व्यापार को यहाँ के लोगों ने फैलाया है समुद्र के रास्ते। जल परिवहन जो है वो इसका ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता साधन है। इसमें भारी और जो दूसरी चीज़ें हैं
वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर मोस्ट, ये बहुत सुटेबल हैं भारी और स्थूल सामान को एक दूसरी जगह ढोने के लिए। इट इज़ और फ्यूल एफिशिएंट भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। भारत में जो इनलैंड वाटरवेज हैं, मतलब देश के अंदर जो चलने वाला इनलैंड वाटरवेज है वो है 14,500 किलोमीटर, और आउट ऑफ दीज इसके अलावा 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स। इसमें से भी जो 4,500 जो है उसमें ऐसी जो नौकाएं हैं जिनको मशीनों के द्वारा चलाया जाता है, वो उसके द्वारा ये सब रास्ता तय किया जाता है। भारत की सरकार ने कुछ ऐसे जलमार्ग हैं जिनको राष्ट्रीय नेशनल वाटरवेज घोषित किया है। वो कौन से हैं? सबसे पहला है द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। सबसे पहला जो नेशनल वाटरवेज है वो है हल्दिया और इलाहाबाद के बीच जो चलता है, और ये 1620 किलोमीटर लंबा है, और इसका नाम यहाँ पर रखा गया है NW नेशनल वाटरवे नंबर 1। दूसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि सदिया और धुबरी के बीच में जो चलता है, 891 किलोमीटर लंबा ये ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है, और इसका नाम दिया गया है नेशनल वाटरवे नंबर 2। तीसरा है केरला, केरल के पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोम्मान तक, और इसमें बहुत सारी नहरें शामिल हैं, और इसको नाम दिया गया है NW3। उसके अलावा स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलोंग विद मताई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर ऑन द ईस्ट कोस्ट कैनाल, और तीसरा है ये जिसको नाम दिया गया है NW5। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम these are some other inland waterways on which substantial transportation takes place। कुछ दूसरे और भी inland waterways हैं जिसका बहुत ही important रोल है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। ये कौन से हैं? मांडवी, जोरी एंड कुम्भरजुआ, और सुंदरबन, बराक, और बैक वाटर्स ऑफ केरला। बैक वाटर्स मतलब केरला में जो समुद्र का पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है उसको बैक वाटर्स बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड फ्रॉम। उसके अलावा भारत का जो व्यापार है जो पोर्ट्स के थ्रू होता है, तो ये पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट 90, जो भी हमारे दोनों कोस्ट पर, हमारा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है उन पर जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, हमारा जितना भी व्यापार होता है उसमें से 95% है ट्रेड वॉल्यूम, 68% ऑफ द टर्म ऑफ वैल्यू इज़ मूव्ड बाय द सी। लगभग हमारे देश का ज़्यादातर 95% जो व्यापार है, और लगभग 68% अगर हम टोटल पैसे के रूप में, वैल्यू के रूप में अगर हम इसको कन्वर्ट करें, तो 68% जो भी पैसा, जो भी टोटल वैल्यू होती है इस व्यापार की, वो सारा समुद्र के रास्ते से ही होता है। अब है मेजर सी पोर्ट्स। with a long coastline of 7,516.6 kilometer, India is dotted with 12 major and 200 notified non-major minor ports. These major ports handle 95% of India's foreign trade. इंडिया जो है यहाँ पर 7,516 किलोमीटर जो लंबी समुद्र तट रेखा, इसके साथ साथ 12 जो इम्पोर्टेंट और 18 और उसके साथ साथ लगभग जो 200 छोटी मोटी जो पोर्ट्स हैं, उन पर देश का लगभग 95% जो है वो व्यापार होता है। और ऐसी ही कंडला जो है कच्छ में, वो एक पहली ऐसी पोर्ट थी जिसको डेवलप किया गया था देश की आज़ादी के तुरंत बाद, ताकि जो मुंबई पोर्ट से व्यापार हो रहा था, सारा बोझ उसके ऊपर था, तो उसको थोड़ा कम किया जा सके, तो कंडला पोर्ट का निर्माण किया गया था। इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची, क्योंकि जो पाकिस्तान के पास जब हम आज़ाद हुए थे तो जो कराची वाली पोर्ट थी वो पाकिस्तान के उस हिस्से में चली गई थी। कंडला जो है आल्सो नोन एज द Mumbai is the big as the denial port. It is a tidal port। और जो कंडला है वो एक ज्वारीय पोर्ट है, मतलब वो जब
टाइडल पोर्ट है, टाइड्स आते हैं उसके हिसाब से वो पोर्ट बनी है। इट कैटर्स टू कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट। इसके साथ साथ ये जो पोर्ट है ये जम्मू कश्मीर के हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, इन सारे एरियाज़ में जो औद्योगिक और खाद्यान्न जो ग्रेनरीज है उसको लाने ले जाने, उसको आयात निर्यात करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो मुंबई है, मुंबई इज़ ए बिगेस्ट पोर्ट, ये वो सबसे बड़ी पोर्ट है विद ए स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। और ये खुली और विस्तृत सुचारू अच्छे तरीके से चलने वाली जो पोर्ट है मुंबई का सबसे अधिक जो परिवहन, इसको ध्यान में रखते हुए इसके सामने जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उसको विकसित किया गया है, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। मीन्स एक पूरा ग्रुप बन गया है वहाँ पर पोर्ट्स का। देश में से जो आयरन ओर है उसको निर्यात करने के लिए जो मार्मागोआ पोर्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट माना गया है। यहाँ से देश का लगभग मार्मागोआ से 50% जो आयरन ओर है उसको निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके साथ साथ कर्नाटक में जो है न्यू मैंगलोर पोर्ट, वो कुद्रेमुख खदानों से निकलने वाला जो आयरन ओर है उसको वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके साथ साथ जो दक्षिण पश्चिम में कोची पोर्ट है ये एक लगून के मुहाने पर स्थित है, लगून पर है ये, और ये एक नेचुरल पोर्ट है। उसके बाद मूविंग अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ तूतीकोरन। अगर हम तमिलनाडु में बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी छोर पर जाएं तो वहाँ पर तूतीकोरन पोर्ट है, ये भी एक नेचुरल पोर्ट है। एंड दिस इज़ ए नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड, और वहाँ पर इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही अच्छी है। ये हमको हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स है और भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से विभिन्न वस्तुओं के व्यापार के लिए इसको यूज़ किया जाता है। चेन्नई जो है वो हमारे देश की सबसे पुरानी आर्टिफिशियल पोर्ट है। व्यापार के मात्रा में अगर देखें तो जो सामान है इसके संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। मुंबई के बाद जो चेन्नई है उसका दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम जो है वो स्थल से घिरा हुआ गहरा और एक सुरक्षित पोर्ट है। शुरुआत में यहाँ से सिर्फ आयरन ओर को निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया जाता था। उसके बाद में उड़ीसा जो है, उड़ीसा के पास पारादीप जो पोर्ट है वो स्पेशली आयरन ओर के एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। कोलकाता भी वो एक इनलैंड रेवराइन पोर्ट है। ये जो पोर्ट है ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और उसके साथ साथ वहाँ पे आसपास के जो एरिया हैं उनको अपनी सेवाएं देती है। टाइडल पोर्ट होने के कारण जो हुगली है, वहाँ पर हुगली नदी है, वहाँ पर बहुत सारा जो तलछट है, सेडिमेंट्स है, वो जमाव हो जाता है जिसको लगातार साफ़ करना पड़ता है इस पोर्ट से। कोलकाता पर बढ़ता हुआ जो व्यापार है उसका जो बोझ है उसको कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट का जो है उसको विकसित किया गया है। उसके बाद है एयरवेज। द एयर ट्रैवल टुडे इज़ द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज के समय में जो वायु परिवहन है वो सबसे फास्ट है, आरामदायक है, प्रतिष्ठित है। इसके अलावा जो बहुत ही ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर वेरी डिफ़िकल्ट टेराइन्स, जहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, जैसे ऊँचे पहाड़ हैं, मरुस्थल है, बहुत घने वन हैं, लंबे समुद्री रास्ते, इन सबको आसानी से पार किया जा सकता है। एयरवेज जो है इसके अभाव में देश के जो उत्तर पूर्वी राज्य उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जो हमारे नदर्न ईस्टर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और डिसेक्टेड एरियाज़ हैं, घने जंगल हैं, निरंतर बाढ़ जहाँ पर आती है, हवाई यात्रा जो है उसमें इसके कारण वहाँ पर हम आसानी से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद है द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज इन 1953। जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था 1953 में। और व्यवहारिक तौर पर इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जो है उसके साथ साथ बहुत सारी जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो डोमेस्टिक सेवाएं हमको प्रोवाइड कराती हैं। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं जो है, इंटरनेशनल वायु सेवाएं हमको देती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो तेल और जो नेचुरल गैस है उसको लाने का काम पूरा करता है। और इसके लिए जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते, ऐसे भूभाग हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, इसके आंतरिक जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये अपनी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। इंडियन एयरलाइंस जो है उसके पड़ोसी देशों जैसे दक्षिण एशिया
फिर दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व एशिया, यहाँ तक ये फैले हुए हैं, लाइक द नदर्न ईस्टर्न स्टेट, इंटीरियर पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। एयर ट्रैवल इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन, हालांकि इसकी कमियाँ क्या हैं कि भाई कॉमन पीपल जो है वो उसकी पहुँच में नहीं है, क्योंकि महंगा एयर फेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इट इज़ द ओनली नदर्न ईस्टर्न स्टेट दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन, सिर्फ नदर्न ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स है वहाँ पर ऐसे कुछ स्पेशल प्रावधान बनाए गए हैं ताकि जो कॉमन पीपल हैं उन तक ये सेवाएं आसानी से पहुँच सके, तो उनको थोड़ा सस्ता किया गया है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। एवर सीन्स ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज डिफरेंट, जब से इंसान इस धरती पे आए हैं तब से बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किए गए हैं। बट द पेस, लेकिन ये जो बदलाव के जो पेस है, बदलाव की जो रफ्तार है, ये बहुत इस समय पर जो आधुनिक जो आज का मॉडर्न समय है बहुत ही तेज़ है। जो जिसको भी हम मैसेज भेजते हैं, मैसेज भेजने वाला जो है वो बिना कहीं पर जाए या बिना कोई लंबी दूरी तय किए चीज़ों को दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही आसान है। इसमें फिजिकल मूवमेंट ऑफ द रिसीवर, पर्सनल कम्युनिकेशन और जो मास कम्युनिकेशन है उसमें पर्सनल कम्युनिकेशन जब 1 to 1 एक दूसरे के साथ हम बात करते हैं या मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। मास कम्युनिकेशन में जब बहुत सारे लोगों को एक साथ में कोई कम्युनिकेट किया जाता है, जैसे कि टेलीविज़न है, रेडियो है, प्रेस है, फिल्म है। दीज आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द कंट्री। द इंडिया, भारत का जो पोस्टल नेटवर्क है वो दुनिया में सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का साधन है पूरी दुनिया में। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैंडल्स, इसमें सारी चीज़ें भेजी जाती हैं, ये कार्ड है, लिफाफा है, बंद चिट्ठी है, इनको फर्स्ट क्लास कैटेगरी की डाक समझा जाता है। दूसरे स्थानों पर जिनको एयरक्राफ्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है। सेकंड कैटेगरी की जो हैं कार्ड्स एंड एनवेलप आर द कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास एंड बोथ, इनको एयरलिफ्ट के द्वारा भेजा जाता है दोनों ही जगह पर, लैंड और एयर में। सेकंड क्लास मेल जो है उसमें बुक्स के पैकेट आते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं, पीरियोडिकल्स हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। दे आर कैरिड, इनको सरफेस मेल से पहुंचाया जाता है। जो कवरिंग लैंड एंड वाटर, जो कि लैंड और वाटर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े जो शहर हैं वहाँ पर डाक संचार में तेज़ी लाने के लिए 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इनको राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल और बिजनेस चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से भी जाना जाता है। बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल इसके नाम से इसको जाना जाता है। ये जहाँ पर मैप दिया गया है आपका, इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं वो दी गई हैं, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों की दी गई हैं। उसके बाद इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। भारत जो है वो पूरी एशिया में सबसे जो भारत में दूर संचार जो तंत्र है वो एशिया महाद्वीप में सबसे आगे है। इसमें भी एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस मोर दैन 2/3 ऑफ विलेजेस, नगर के अलावा भारत का जो 2/3 से अधिक गांव जो हैं एसटीडी, और उसको एसटीडी और 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी से जोड़ा फैसिलिटी से 2/3 से भी ज़्यादा गाँव को जोड़ा जा चुका है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि ग्रास रूट लेवल तक सभी तरीके की इंफॉर्मेशन को पहुँचाया जा सके, जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेशल प्रोविजन बनाए हैं ताकि 24 आवर जो एसटीडी फैसिलिटी है वो हर एक गांव तक देश के पहुंचाई जा सके। देयर इज ए यूनिफॉर्म रेट, और एसटीडी के जो रेट्स हैं वो पूरे देश में एक जैसे हैं। इट हैज़ बीन मेड, ये तभी पॉसिबल हो पाया है इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, बढ़ता हुआ जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है और हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से ये पॉसिबल हो पाया है। मास कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है एंटरटेनमेंट और क्रिएट्स, पूरी दुनिया के लोगों को एंटरटेनमेंट और लोगों के बीच में अवेयरनेस को जगह बढ़ाता है। पीपल अबाउट, अलग अलग जो नेशनल प्रोग्राम दिखाए जाते हैं टीवी पर, रेडियो पर, टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक, फिल्म, इसके सहारे लोग जो हैं वो जागरूक भी होते हैं, अवेयर होते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है अलग अलग तरीके के प्रोग्राम, जो नेशनल लेवल पर हैं, रीजनल लेवल पर हैं, लोकल लैंग्वेजेस में भी और अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए भी, स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दूरदर्शन एंड द नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, और भारत में जो ये चलाए जा रहे हैं
दूरदर्शन और नेशनल टेलीविज़न जो चैनल हैं वो लैंड एरिया पर चलाए जाने वाले जो सबसे बड़े नेटवर्क है पूरी दुनिया में, ये ब्रॉडकास्ट करते हैं अलग अलग तरीके के प्रोग्राम, जिसमें एंटरटेनमेंट भी होता है, एजुकेशनल भी होते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी होते हैं, लोग जो अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए। इंडिया पब्लिशेज लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, भारत में बड़ी मात्रा में जो न्यूज़पेपर हैं उनको छापा जाता है, और लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स एनुअली, पूरा साल में बहुत अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर जो हैं उनको यहाँ पर छापा जाता है। उसके अलावा दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग, ये अलग अलग तरीके हैं, डिपेंड करता है, पीरियोडिकली हैं। न्यूज़पेपर जो है उनको पब्लिश किया जाता है लगभग 100 से भी ज़्यादा अलग अलग डायलैक्ट्स में और अलग अलग लैंग्वेजेस में। डिड यू नो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन द कंट्री, सबसे बड़ी मात्रा में जो न्यूज़पेपर छपते हैं वो हिंदी में होते हैं, एंड उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद उर्दू। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और फीचर फिल्म्स को बनाने वाला सबसे बड़ा देश है इंडिया, और ये प्रोड्यूस करता है बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है वो इसकी अथॉरिटी है जो सर्टिफाई करती है सभी तरीके की भारतीय फिल्मों को और फॉरेन फिल्म्स को जो इंडिया में रिलीज़ होती हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, जो चीज़ों का लोगों के बीच में जो आदान प्रदान होता है उसको ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और जब ये जो समुद्री, हवाई और दूसरा रोड के थ्रू हो सकता है, उसके साथ साथ जो रीजनल व्यापार है, वो रीजनल ट्रेड जो है वो अलग अलग शहरों के बीच में, कस्बों के बीच में या गाँव के बीच में भी हो सकता है। स्टेट लेवल का जो व्यापार है वो 2 से अधिक राज्यों के बीच में हो सकता है। एक देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो ये बताता है कि वो देश कितना, उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ तक हुई है, इसीलिए इसको किसी भी देश का इकोनॉमिक बैरोमीटर भी माना जाता है इंटरनेशनल ट्रेड को। सभी देश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें सभी तरीके के जो रिसोर्स हैं वो अवेलेबल हो। इसका इन जो रिसोर्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान है। आयात निर्यात, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं वो इसको निर्धारित करते हैं। आयात और निर्यात के अंदर ही देश का जो व्यापार है वो संतुलित रहता है। अगर किसी भी देश में निर्यात जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है तो वो देश उसको क्या कहते हैं, फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, अगर उस देश, किसी भी देश में जो वैल्यू है इंपोर्ट की, अगर वो बढ़ जाती है तो इसका मतलब है इट टर्म्ड एज, इसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड माना जाता है। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशन, भारत जो है वो बहुत सारे जो दूसरे देश हैं उनके साथ भारत की जो ट्रेड रिलेशन है वो हैं। और पिछले कुछ सालों में दीज कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि जेम्स हैं, ज्वेलरी है, केमिकल्स हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, इनको बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके साथ साथ जो चीज़ें हम मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो हैं पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल है, प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स है, ज्वेलरी है, केमिकल्स हैं एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेस मेटल हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मशीनरी हैं, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए बहुत सारी दूसरी चीज़ें को हम मंगवाते हैं। भारत जो है वो एक सॉफ्टवेयर जाइंट के रूप में बहुत बड़े तरीके से उभरा है इंटरनेशनल लेवल पर, और ये बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने के ज़रिए। फिर है टूरिज़्म एज ए ट्रेड। अब पिछले टूरिज़्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स, पिछले 3 दशकों में ये जो टूरिज़्म है इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और मोर देन 15 मिलियन पीपल, भारत में लगभग 15 मिलियन पीपल जो हैं वो डायरेक्टली इंगेज हैं इस टूरिज़्म इंडस्ट्री से। टूरिज़्म जो है वो प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र को आपस में जोड़ता है, प्रोवाइड करता है, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, कल्चरल परस्यूट है उनको जोड़ता है, उनको बढ़ावा देता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट, दूसरे देशों का जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसको समझने के लिए बढ़ावा देता है। फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो भारत में विज़िट करते हैं, हमारी हेरिटेज को विज़िट करते हैं। और इको टूरिज़्म
एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म और बिजनेस टूरिज़्म, अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए लोग आकर यहाँ पर यात्रा करते हैं। देयर इज़ ए वास्ट, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस टूरिज़्म क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। एफ़र्ट्स यहाँ पर एफ़र्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि प्रमोट किया जा सके अलग अलग तरीके का जो टूरिज़्म है, आगे इसको एक अपकमिंग इंडस्ट्री के रूप में इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।